देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये है आपका ISFR। इसका अर्थ है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेन रिपोर्ट। ISFR की रिपोर्ट जारी की जाती है। कब जारी की जाती है? ये हर 2 साल में एक बार, मतलब 24 मंथ में एक बार जारी की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंग्लिश पेडागोजी सीटेट का। एक टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू राइट लेटर ऑफ अल्फाबेट। एक टीचर कह रहा है बच्चों से कि रेत पर उंगलियों के माध्यम से आप अल्फ़ाबेट के अक्षर लिखिए। रेत पर लिखने हैं उंगलियों से। तो उनका ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है? ऐसा अगर टीचर करने कहते हैं, इस एक्टिविटी का क्या उद्देश्य है? इस एक्टिविटी कराने का ऐसी उनका क्या उद्देश्य है? आपको ये बताना है क्या उद्देश्य है। तो चारों ऑप्शन देखिए, उनका उद्देश्य क्या है। उनका ये उद्देश्य है कि सी है ऑप्शन आपका, कि स्ट्रेंथन दियर फाइनर मोटर स्किल। फाइनर मोटर स्किल को उनकी डेवलप करना है। प्लेफुल एटमॉस्फेयर देना नहीं है। मेक अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड हैडी वॉश का भी नहीं है। उनका होम सिकनेस से नहीं, घर की बातों से दिल हटाना भी नहीं है। उनकी मोटर स्किल, जो उनकी बौद्धिक क्षमता है, जो उनकी लिखने की क्षमता है, हर प्रकार की क्षमता विकसित करने का उद्देश्य है। इंडक्टिव मेथड में प्रोसेस फ्रॉम। इंडक्टिव मेथड क्या है, इसके बाद हमने बताया आपको इंडक्टिव मेथड क्या है। इनकी परिभाषा पूछी गई है। तो क्या है इंडक्टिव मेथड? इंडक्टिव मेथड होता है ऑप्शन सी। क्या है? सी। फिर से हम बता दे रहे हैं, क्लास में बता चुके हैं। इंडक्टिव मेथड है जिसमें से शुरू करते हैं चीज़ों को हम समझना फैमिलियर से अनफैमिलियर की ओर। पहले बच्चे को चीज़ें बताते हैं हम, जो चीज़ें उसको मालूम होती हैं उसी से हम आगे बढ़ते हैं, बताना शुरू करते हैं वो चीज़ें जो वो नहीं जानता है। तो फैमिलियर से अनफैमिलियर की ओर बढ़ाना, बताना, ये आपका हो जाएगा इंडक्टिव मेथड कहलाता है। इंडक्टिव मेथड। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमने नियम चोम्स्की के बारे में बताया था आपको, इसी वीडियो में बताया था, वही है। X123 नंबर, सीटेट पेडागोजी इंग्लिश। बताइए क्या है नियम चोम्स्की की, कौन सी बात सही है इसमें जो बताई गई है? क्या बताई गई है? क्या हमने आपको बताया था? हमने ये बताया था बच्चे में ये पहले से कौन सी ऑप्शन होगा। देयर इज एन इनेट ह्यूमन एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। बच्चे में ये बताया था हमने आपको, विस्तार से बताया था। ये गुण होते हैं किसी भाषा को सीखने के लिए। और अगला देखेंगे हम, द ग्रामर टास्क आर। ग्रामर के जो टास्क होते हैं वो कैसे होते हैं? 124 का ए है आपका, क्या होगा? टू बी कंसेप्चुलेटेड होते हैं, विषय वस्तु केंद्र पर आधारित होते हैं। कैसे होने चाहिए ये? इस तरह से होना, कंसेप्चुलाइज्ड होने चाहिए। ए ऑप्शन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम के बारे में कौन सी चीज़ सच सही नहीं है? कौन सी चीज़ सही नहीं है लैंग्वेज क्लासरूम के बारे में? देखिए स्टूडेंट्स, कौन सी बात सही नहीं है लैंग्वेज क्लासरूम के बारे में? आपका क्या होगा ऑप्शन? आपका होगा एक डिसिप्लिन नहीं। लैंग्वेज क्लासरूम जब आप है बच्चों का वहाँ माहौल दे रहे हैं, तो डिसिप्लिन क्लास इज वन वेयर लर्नर सिट क्वाइटली नहीं। लैंग्वेज क्लासरूम में इंटरेक्शन होना चाहिए। हर बच्चे का प्रश्न पूछते रहना चाहिए। प्रश्न पूछना, शिक्षक का उत्तर देना, शिक्षक का उत्तर देना, बच्चों का प्रश्न पूछना, ये दोनों प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। तो बच्चे शांत नहीं बैठे, मतलब शांत का मतलब शोर हलगुल हल्ला गुल्ला शोर से नहीं है। वो क्वेश्चन संबंधी, सब्जेक्ट संबंधी चीज़ें पूछेंगे और टीचर उनको आंसर देंगे, बताएंगे। ये चीज़ है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी। टू यूज़ द लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली इन ए वैरायटी ऑफ सिचुएशन वी नीड टू। भाषा को बेहतर तरीके से सीखने के लिए, समझने के लिए और बोलने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं? ग्रामर को टेक्स्ट के अनुसार हम प्रयोग करें। ये है डी ऑप्शन। समरेटिव असेसमेंट का क्या अर्थ है? समरेटिव असेसमेंट का क्या अर्थ है ये बताना है। समरेटिव असेसमेंट, टू मीज़र, ये होगा डी। टू मीज़र और ऑडिट अटेनमेंट एंड एस्टेब्लिश क्वालिटी। उपलब्धियों को का आकलन करना और उसमें क्वालिटी विकसित करना।
चलिए स्टूडेंट, अगला देखेंगे हम। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि होम लैंग्वेज का प्रयोग शुरुआती दिनों में किसी बच्चे को बताने के लिए, समझाने के लिए किया जाता है। तो ये इससे क्या होता है, ये क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं। क्या होता है होम लैंग्वेज को यूज़ करने का मतलब? देखिए, ताकि वो बच्चा शुरुआती दिनों में बच्चा एट होम फील कर सके। प्रमोट ए स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल, तो उसको ये ना लगे कि वो अलग जगह पे आ गया, उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो यही होम लैंग्वेज का उद्देश्य है, बच्चे को शुरुआती दिनों में उसकी भाषा, जो घर में भाषा उसने सीखी है, बोली है, पढ़ी नहीं है मतलब जानी है, उसके माध्यम से कुछ बताया जाए। अभी स्टूडेंट्स, जो हमने आपको प्रश्न बताया होम लैंग्वेज का यूज़ लैंग्वेज लर्निंग में, तो उसी से संबंधित ये जो 129 क्वेश्चन है, ये है क्या है, एट द फाउंडेशनल एज लर्नर शुड बी टॉट इन स्कूल इन दियर होम लैंग्वेज एज। क्यों बताना चाहिए? वही हमने बताया ना कि ताकि वो सीखने की प्रक्रिया को अच्छे से बढ़िया से चल सके, उसकी घर की भाषा की में प्रयोग किया जा सके। इट लीड टू दियर पार्टिसिपेशन इन द लीडिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखेंगे, बिल्डिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथों का और आँखों का तारतम्य बनाए रखना, ये किस चीज़ विकसित होती है? हाथों के माध्यम से कोई चीज़ बताना और आँखों के माध्यम से, मतलब आँख और हाथ जुड़े हुए होते हैं ना, तो कोई गेस्चर करके बताना, कोई एक्टिविटी करवाना हाथों और आँखों के एक्सप्रेशन से। तो इससे क्या चीज़ विकसित होता है आपको बताना है। क्या विकसित होता है? इससे आपका हैंड राइटिंग विकसित होती है। लिसनिंग से मतलब नहीं है, स्पीकिंग से भी मतलब नहीं, रीडिंग से मतलब नहीं है। ठीक है। हैंड राइटिंग, हाथ और आँखों का कॉम्बिनेशन क्या विकसित करता है? सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट है ये बताना है। कौन सा करेक्ट है 131 का? हैंड राइटिंग इज सेम एज राइटिंग, हैंड राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड, हैंड राइटिंग इज अबाउट पुटिंग वर्ड्स डाउन ऑन पेपर, राइटिंग इज ए प्रोडक्ट। अब क्या होगा उत्तर? होगा आपका बी। क्या होगा? बी उत्तर आपका होगा। क्या है? राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, लेखन जो होता है, जो लिखा है आपने, आपके विचारों की अभिव्यक्ति है। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन 132 स्क्रिबलिंग से संबंधित है। बहुत विस्तार से अभी हमने स्क्रिबलिंग आपको बताई थी। स्क्रिबलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन लर्निंग टू राइट बिकॉज द चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू। स्क्रिबलिंग जी बच्चे के शुरुआती स्कूल में दिनों में जाते समय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि बच्चे इससे प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? इस माध्यम से, स्क्रिबलिंग के माध्यम से क्या प्रयास करते हैं बच्चे? अपने हिसाब से मीनिंग उसका निकालते हैं। स्क्रिबलिंग जैसे गोल गोल गोला बनाते हैं तो उसको अंडा समझते हैं वो। ठीक है। एक डंडा बनाते हैं, उसको डंडा समझते हैं। ठीक है। तिरछी लकीर बनाते हैं इस तरह से। ठीक है। तारा जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रिबलिंग में वो मीनिंग फ्रॉम दियर मार्क्स फॉर देम, अपने लिए एक मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं उस गोदम गादी को। स्क्रिबलिंग को बता दिए गोदम गादी। अगला देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज, भाषा सीखते समय भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? 133 बताना है आपको। सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या बताना है? कि एक्सपोजर टू दियर लैंग्वेज, ये है एक्सपोजर टू दियर लैंग्वेज। 133 हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे 134। इफ़ चिल्ड्रन हियर टू लैंग्वेज, यदि एक बालक है, छात्र है, वो दो भाषाएं सुनता है, अराउंड देम, अपने चारों ओर दो भाषा सीखता है। दिस एक्सपोजर ऑफ टू, ये दो भाषाएं सुनने का जो एक्सपोजर है, ये क्या चीज़ करेगा? क्या इसका क्या परिणाम होगा, मतलब आपको ये बताना है। तो ये डिसएडवांटेज नहीं होगा। बी, प्लेस चिल्ड्रन एंड एट एज एन एडवांटेज, उस ये लाभ के रूप में उसको प्रस्तुत होगा। ठीक है। बी होगा प्लेस चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज, दो भाषा सुनना। अगला है इंटरेक्शंस ए टीचर हैज़ विद चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास वाइल इंगेज्ड इन एन एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरेक्शन होता है जो शिक्षक के बीच में और बच्चों के बीच में, इससे क्या विकसित होता है? इससे ये प्रतिक्रिया क्या बताती है? जो छात्र और बच्चे के बीच में जो बातों का संवाद होता है, किसी चीज़ को समझना है, बोलना बताना है, तो इससे का क्या परिणाम होता है? इससे क्या होता है? चारों ऑप्शन हैं। देखिए, हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न दियर होम लैंग्वेज, होम लैंग्वेज इससे नहीं सीखें, ये गलत है। प्रोवाइड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज भी नहीं होगा। ठीक है, नॉलेज तो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मेक द लैंग्वेज लर्निंग बोल्डसम वाइल दे आर प्लेइंग, नहीं।
हेल्प डेवलप लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इन कॉन्टेस्ट। जो जो इंटरेक्शन होता है शिक्षक और बच्चे के बीच में, तो इससे क्या होता है, हेल्प डेवलप लैंग्वेज, भाषा सीखने में मदद मिलती है और कम्युनिकेशन स्किल उसकी डेवलप होती है उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। आपको बताना है ए सही बी सही दोनों गलत। ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, रिवीजन भी दे रहे हैं, आपकी मैराथन भी करा रहे हैं। द रोल ऑफ ए टीचर इज जस्ट लाइक एंड फैसिलेटर और मॉनिटर। शिक्षक का रोल होता है एक फैसिलेटर, सुविधा उपलब्ध कराना, बच्चों को बताना, मॉनिटर करना, रादर देन सिंपली मॉडल ऑफ करेक्ट स्पीच के का एक नमूना मात्र ना बन के रह जाना, बल्कि उसको हर तरह की मॉनिटर करना, उसको बताना समझाना, ये शिक्षक का रोल होता है। तो आपका ए सही, ए तो आप सही है। और क्या बी देखेंगे सही है नहीं सही है। लर्नर हैव टू पार्टिसिपेट टू क्लास बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल अप्रोच ऑफ लर्निंग। एक लर्नर होता है, शिक्षार्थी को क्लासरूम की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, और जो उसको व्यक्तिगत अप्रोच उसका डेवलप करेगी लर्निंग में, ये भी आपका सही है। तो ए और प्लस बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों कहीं सही किसमें है, सी है। अच्छा अगला देखना है, ए सेट ऑफ एजम्पशन विच एक्सप्लेन द लैंग्वेज एज ए सेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रूल। और आपको अप्रोच पूछा गया है इसमें। देखिए अगला देखिए दिया हुआ है, तो एक ऐसा इसी व्याख्या भाषा की जिसमें सेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ और रूल्स हम बताते हैं, रूल्स के माध्यम से हम ग्रामर पढ़ाते हैं। तो क्या इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सी लिख लीजिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम रूल्स के माध्यम से ग्रामर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है बी 93 देखेंगे, बीइंग ए टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू प्रीफर इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ शोन डिसरप्टिव बिहेवियर ड्यूरिंग ग्रुप टेस्ट प्रेजेंटेशन। आज एक ग्रुप प्रेजेंटेशन हो रहा है, उसमें अगर कोई छात्र अगर मिसबिहेव करता है, उसका रूड बिहेवियर है उसका, तो क्या होगा। तो हमारा प्रतिक्रिया क्या होगी, आपकी होगी, हम उसको चिल्लाएंगे नहीं उस पर, उससे कक्षा में डी होगा, लीव ने छोड़ देंगे नहीं, ये नहीं होगा। इसमें होगा उसे उसी समय हम बताएंगे, बात नहीं करेंगे। स्पीक भी है, टॉक भी है, देखिए इसमें लिखा है उसी समय हम उससे को बता देंगे कि ऐसा उसका करना ठीक नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, बल्कि स्पीक टू हिम या टॉक टू हिम लगभग एक जैसा है, लेकिन स्पीक कर देंगे, उसको बता देंगे कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वहाँ लंबी बात नहीं करना ना, इसलिए टॉक को नहीं लिया हमने। अब टॉक भी लग रहा है इसमें। ठीक, अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है कि फॉर पार्टिसिपेंट, एक ग्रुप डिबेट में भाग लेते समय एक भाषा का जो शिक्षक है वो एक कंडीशन देता है बच्चों को कि 4 स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम जूनियर सेक्शन के 4 बच्चे हैं, और फर्स्ट स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम सीनियर, एक सीनियर सेक्शन का स्टूडेंट है। ठीक है, जो सीनियर सेक्शन का स्टूडेंट है वो जूनियर स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा। तो ये जो आइडिया है ऑफ ग्रुप फाउंडेशन, ये किस की थ्योरी पर निर्भर है, कि मतलब सीनियर सेक्शन के बच्चे को लिया है, वो हेल्प करेगा, 4 बच्चे ऐसे हैं जो जूनियर सेक्शन की हैं। तो ये कौन सी थ्योरी है, वियोगस्की की थ्योरी है। ये बी नोट कर लीजिएगा, हाँ इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि ए सही है बी सही दोनों गलत। ये क्वेश्चन को देखिए, ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन वन पार्ट ऑफ ए कंट्री। एक भाषा, ऐसी भाषा जो एक पार्ट विशेष में कंट्री में बोली जाती है, एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, इसको रीजनल डायलेक्ट कहते हैं, रीजनल डायलेक्ट। ये बात क्या है, सही है गलत है, सही है, ये सही है। ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड ओनली बाय द पीपल हैविंग सिमिलर एजुकेशन। ऐसी एक भाषा जो समान शिक्षा पाए गए बैकग्राउंड से के लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसको सोशल डायलेक्ट कहते हैं। नहीं सोशल डायलेक्ट नहीं कहते हैं। समान शिक्षा जो है प्राप्त उसी शिक्षा के स्तर वाले लोग एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, इसको सोशल डायलेक्ट नहीं कहते हैं। सोशल डायलेक्ट मतलब कि सामूहिक रूप से लोग बोलते हैं, उसका बैकग्राउंड शिक्षा नहीं है। तो रीजनल ऐसी भाषा जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, हाँ, उसको रीजनल डायलेक्ट कहेंगे। तो आपका ए सही हो जाएगा।
और क्या है, बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला है ए डायलेक्ट पासेस थ्रू दीज स्टेजेस टू गेट द स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड डायलेक्ट। जो डायलेक्ट बताया ना, डायलेक्ट का मतलब आप नोट कर लीजिएगा कि एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली रीजनल लैंग्वेज, तो उसको कहते हैं हम रीजनल डायलेक्ट। क्षेत्र विशेष की विशेष भाषा, किसी गांव की हो सकती है, किसी कस्बे की, एक स्पेशल भाषा, मतलब भाषा तो वही है लेकिन उसमें कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग है या उस चीज़ को अलग तरीके से कहना जो भाषा का वो प्रारूप नहीं है, उसको डायलेक्ट कहेंगे। तो डायलेक्ट किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है ये समझा बता भी चुके हैं हम आपको, किन किन प्रोसेस से गुजरता है। ये आपका ए ऑप्शन है, ए है। क्या है, सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजरता है, और क्या है, कॉन्फिकेशन से है, इलोबरेशन ऑफ फंक्शन से है, एंड एक्सेप्टेंस से, इन प्रक्रियाओं से होकर भाषा गुजरती है। कंसिडर स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग इन्फेंट। आपको ए और बी बताना है, फिर वैसे ही आ गया लैंग्वेज क्वेश्चन, ए सही बी सही दोनों गलत, ये बताना है। इन इन्फेंसी वोकल ट्रैक्ट ऑफ ए बॉडी आर मोर लाइक एनिमल देन एन एडल्ट ह्यूमन। तो इसमें क्वेश्चन है आपका कि नवजात शिशु का जो वॉइस का वो होता है स्ट्रक्चर गले का, वो बिल्कुल कहता है कि इसमें जानवरों की तरह होता है, एक वयस्क मनुष्य की अपेक्षा जो है वो एनिमल से ज़्यादा मिलता है। ये सही है कि नहीं, अगर सही है, ये आपका सही नहीं है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन गलत है कि ऐसा नहीं है कि नवजात शिशु का जो होता है वोकल कॉर्ड होता है, वोकल ट्रैक्ट होता है जिस मार्ग से बोलते हैं, वो जानवरों की तरह होता है, नहीं। ड्यूरिंग 6 to 12 मंथ, 6 से 12 मंथों में ए बेबी इज इन्वॉल्व इन वेरीगेटिंग, बबलिंग एंड रिपीटिंग बबलिंग। 6 से 12 महीनों में बच्चा किसी शब्द को बार बार बोलना, बार बार दोहराना शुरू कर देता है, ये भी सही नहीं है। 6 महीने 12 महीने में नहीं, 1 साल के बाद वो थोड़ा बबल करना वो शुरू होता है। तो बी भी आपका गलत है, यानी कि ए भी गलत है और बी भी गलत है, सी ऑप्शन सही है। विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डील्स विद द लैंग्वेज इन कॉन्टेस्ट। लैंग्वेज इन कॉन्टेस्ट का प्रयोग लिंग्विस्ट की कौन सी शाखा करती है, कौन सी शाखा करती है? ये हो जाएगी आपकी प्रैग्मेटिक। आप नोट कर सकते हैं, प्रैग्मेटिक हो जाएगी आपकी। चलिए अगला देखेंगे हम, विगोत्स्की के कथन है। देखिए क्या है विगोत्स्की का, कि बच्चा व्हेन अ चाइल्ड रेगुलेट्स हिज हर ओन एक्शन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। जब एक बच्चा अपने खुद एक्शन दिखाता है भाषा के माध्यम से, बट दैट लैंग्वेज इज़ नॉट ऑडिबल, लेकिन वो भाषा सुनने वाली नहीं है। दूसरा, उसमें जो इन्वॉल्व हो जाए, बच्चा खुद ही मन में कुछ बदबरा रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ हाथ से इशारा कर रहा है, मतलब ये है विगोत्स्की का। तो उस भाषा को क्या कहेंगे? तो उस भाषा को हम कहेंगे सोशल लैंग्वेज नहीं, स्पीच नहीं कहेंगे, इगोसेंट्रिक नहीं कहेंगे, प्राइवेट नहीं कहेंगे, ये इनर स्पीच कहलाएगी। ठीक है, जो कुछ उसने बुद्ध बताता है, कुछ बढ़ाता है हाथों की सहायता से, या लैंग्वेज कुछ होट्स हिलाता है। विच ऑफ दीज मे बी द बेनिफिट ऑफ मल्टी लैंग्विज्म। मल्टी लैंग्विज्म के फ़ायदे पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने के फ़ायदे बता चुके हैं, ये सब हम क्वेश्चन हम आपको कराए भी हैं। तो ये है क्या क्या फ़ायदे हैं? इंक्रीज वोकैबुलरी, कई भाषाओं का ज्ञान होने से शब्द भंडार बढ़ता है, और क्या होता है, सहनशीलता बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ता है दूसरी संस्कृतियों के प्रति, और क्या बढ़ता है, मेटा लिंग्विस्ट अवेयरनेस, जागरूकता आती है। सीमित जॉब के अवसर ये नहीं है, अगर आप कई भाषाएं जानेंगे तो जॉब के अवसर बल्कि बढ़ जाएंगे, सीमित नहीं रहेंगे। तो इसमें लिखा था सीमित अवसर, ये आपका गलत है। ठीक है, ये नहीं है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना, ठीक है, जानना, उनको इस्तेमाल करना, एज ए सोर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के रूप में इसका क्या उद्देश्य है? शिक्षा के रूप में इसका क्या उद्देश्य है ये बताना है। तो क्या होगा उसका सही उत्तर? आपका होगा ए, मेकिंग यूज़ ऑफ लैंग्वेजेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग, की भाषा का इस्तेमाल करना और भाषा को अधिक प्रभावशाली ढंग से बताना, ठीक, इस भाषा को समझना, ये है आपका। चलिए अगला देखेंगे, इफ़ ए टीचर वांट्स, यदि एक
शिक्षक चाहता है अपने छात्र की मदद करना शब्द भंडार सीखने में, तो वोकैब सीखने में मदद करना चाहता है शिक्षक, तो उसमें से कौन सी सबसे अच्छी तरीका है, प्रभावशाली विधि पूछी गई है भाषा सीखने के लिए। सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी होगी? देखिए, यूज़ ऑफ स्टोरी एंड इमेजिनरी, ए ऑप्शन होगा। स्टोरी और इमेजिनरी का प्रयोग करना भाषा में। कहानियों के माध्यम से हम वर्ड नए सिखा सकते हैं, और इमेजेस दिखा करके, तस्वीरें दिखा करके, किसी चीज़ को व्याख्या करके। ठीक है, देखिए कहते हैं ना, टेक्स्ट जो है, आप किसी कोई स्टोरी के माध्यम से किसी को वर्ड्स नए सिखा सकते हैं, आप इमेजरी का प्रयोग करके बता सकते हैं। टेक्स्ट बुक देखिए नहीं है, रिटर्न नहीं है, ड्रिलिंग नहीं है। जो सही तरीका है आपका वो है यूज़ ऑफ स्टोरी एंड इमेजरी। ठीक, अगला क्या है? व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? क्रिएटिव राइटिंग विकसित करने के लिए मेथड पूछा गया है, नॉन फॉर्मल राइटिंग करनी चाहिए। ठीक है, नॉन फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल नहीं है, क्रिएटिव बनना है तो ग्रामर पर ध्यान नहीं देना बहुत ज़्यादा। ठीक है, शब्दों और विचारों पर ध्यान न देना है। फॉर्मल राइटिंग नहीं, नॉन फॉर्मल राइटिंग का प्रयोग करना है क्रिएटिव बनने के लिए। विच आर द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल? लैंग्वेज स्किल को बताते समय कौन सा सबसे अच्छी प्रभावशाली तरीका है? तो यह है आपका रोल प्ले। लैंग्वेज स्किल को प्रभावशाली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी? कौन सबसे उपयुक्त तरीका है फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल? टीचिंग लैंग्वेज स्किल के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका है कि रोल प्ले हम क्लास में करें, कक्षा में बच्चों को बुला लें, रोल प्ले और कहें कि तुम एक्ट प्ले करो। प्ले ऑफ ड्रामा इन क्लास, ड्रामा क्लास कराते हैं तो उसमें लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग आर बोर्न, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। जिस मानव में यह क्षमता होती है कि किसी भाषा को सीखने की पहले से प्राकृतिक रूप से क्षमता पहले से मौजूद होती है। ये हम आपको बताया, न्यूम चॉम्स्की ने कहा है, सी है। 3-4 बार सेट में आ चुका है क्वेश्चन। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व लिसनिंग टू ए टेक्स्ट, ऐसी गतिविधि जिसमें हम किसी टेक्स्ट को सुनते हैं, टेकिंग नोट्स बनाते हैं, एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को रिक्रिएट करते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिक्टोग्लोस। ठीक, बी नोट कर लीजिएगा, ये समझने वाला थोड़ा सा प्रश्न है, रटने वाला है इसको। ऐसी एक्टिविटी इसमें नोट्स और रिकंस्ट्रक्शन पर जोर दिया जाता है। अगला देखेंगे, ए टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू लिसन टू ए रिकॉर्डिंग। अच्छा, शिक्षक एक फिर आपको गतिविधि दे रहे हैं, एक्टिविटी। रिकॉर्डिंग को सुनना है बच्चों को, टू गेट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज। उस पैसेज का मीनिंग ज्ञात करने के लिए उनको एक रिकॉर्डिंग को सुनना है। ए टीचर आस्क्स स्टूडेंट टू लिसन टू ए रिकॉर्डिंग, एक शिक्षक कहता है बच्चों से रिकॉर्डिंग सुनिए, टू गेट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज। अब बताइए इसमें आपने क्या सीखा, क्या इससे निष्कर्ष निकला उसका। ठीक है, तो इस तरह से ये टास्क जो है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका 132 का हो जाएगा आपका गेस्ट लिसनिंग टास्क। क्या हो जाएगा? गेस्ट लिसनिंग टास्क हो जाएगा। देखिए अगला देखेंगे, द टीचर हैज़ गिवन स्टेप्स ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस। एक शिक्षक है जो अधूरे वाक्य दे रहा है छात्रों को। दे हैव टू ज्वाइन ईच इनकम्प्लीट सेंटेंस, और उनको ये अधूरे वाक्यों को जोड़ना है, पूरा करना है विद इट्स करेक्ट हाफ। सही तरीके से उसको जोड़ना है। व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर टू कंडक्ट सच एक्टिविटी? अधूरे अधूरे वाक्यों को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इनसे एक स्टोरी बनाइए। पार्ट्स में जैसे कहते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक, आधे आगे छोटे छोटे वाक्य दिए जा रहे हैं जम्बल्ड फॉर्म में। तो उसको
क्रम से लगाना है। तो ये इस तरह की गतिविधि देने का टीचर का क्या उद्देश्य है। 133 नंबर का है, बताइए। सीटेट इंग्लिश, करेक्ट सिंटैक्स फॉर्मेशन। सिंटैक्स समझता ना, सिंटैक्स का अर्थ होता है भाषा का सही तरह से प्रयोग करना, ग्रामर का उचित अंग्रेजी में प्रयोग उचित नियमों के साथ, इसको कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट भी पढ़ते होंगे आप सिंटैक्स में। तो भाषा का उचित ज्ञान से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और एक सेंटेंस का फिक्स्ड रूल होता है, तो उसको कहते हैं हम सिंटैक्स। अच्छा, अगला देखेंगे क्या दिया है। डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएट विद द इम्पायर्ड स्टूडेंट इज अ सिंबल ऑफ, अगर जो है कोई छात्र लिखने में अयोग्यता महसूस कर रहा है, लिखने में उसको समस्या हो रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, डिस्ग्राफिया को लेंगे। हैं, लिखने की कमी है उसको, हाँ लिखने में समस्या हो रही है, या पहले से ही वो हैंडीकैप है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। इम्पायर्ड भी दिया हो, इम्पेयर्ड है ना, लिखने में वो असक्षम है, हाँ हाथ से। ठीक है, तो इसको डायस्ग्रेफिया कहेंगे। ए ऑप्शन नोट कर लीजिए, विकलांग छात्रों के लिए है ना ये चीज़ें। एक्सप्लेनेटरी ऑफ इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्स इज, 135 का क्या होगा आपका, होगा एक्सपोजिशन। इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्स है एक्सप्लेन का एक्सपोजिशन।